आखिर किसने सोचा था कि सौम्या की इतनी भयानक और रहस्यमयी वापसी होने वाली है। जी हाँ, वह वही सौम्या है जो कभी इस कहानी की सबसे मासूम, सबसे कमज़ोर कड़ी लगती थी, लेकिन अब वही लौट कर आई है एक भयंकर तूफान बनकर। एक ऐसा श्राप जो अब न केवल मंगल बल्कि आदित्य और पूरे भटनागर परिवार की जिंदगी को राख में बदल देगा। इस बार उसकी आंखों में न आंसू हैं, न दया, बस आग है। और उस आग का लक्ष्य है बदला। कहानी शुरू होती है उस रात से जब मंगल पार्लर में बंद होती है। बाहर बिजली कड़क रही होती है, बारिश का सैलाब मानो आसमान से धरती पर उतर आया हो। अंदर मंगल दीवारों पर हाथ पटकती है। कोई है क्या? दरवाज़ा खोलो। उसकी आवाज़ गूंजती है, लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा देता है। आखिरकार वह खिड़की के रास्ते खुद को किसी तरह बाहर निकालती है। खून से लथपथ हाथ, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में बस एक डर, कहीं कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इधर अक्षत, जो सब समझ चुका था कि उसकी माँ को किसी ने बंद कर रखा है, मदद के लिए दौड़ता है। लेकिन किस्मत उसके खिलाफ थी। बुआ दादी उसे देख लेती है और गुस्से से चिल्लाती है, तू ज्यादा जानने लगा है। वह अक्षत को धक्का देती है और अगले ही पल उसे एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया जाता है। कुछ देर तक तो वह दरवाजे पर थपथपाता रहता है, फिर उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगती है। जब तक मंगल वहां पहुंचती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मंगल का दिल टूट जाता है जब वह अपने बेटे को बेहोश देखती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। उल्टा सब मंगल को ही दोष देने लगते हैं। बुआ दादी का जहर भरा ताना गूंजता है, तुमसे एक बच्चा नहीं संभला और शादी करने चली हो। मंगल सिर्फ इतना कहती है, वो मेरा बेटा है, मेरी जान है। लेकिन उसकी पुकार कोई नहीं सुनता। कपिल उसकी आंखों में दर्द देखता है और कहता है, जब तक अक्षत होश में नहीं आता, तब तक कोई शादी नहीं होगी। यह सुनते ही बुआ दादी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मुहूर्त निकल जाएगा और हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन मंगल चुप नहीं रहती। वह कहती है, अगर आज मेरे बेटे की सांसें रुक गईं, तो मुझसे बड़ी बदकिस्मत माँ कोई नहीं होगी। इसी बीच माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। प्रतिमा भी बुआ दादी का साथ देती है, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं डर झलकता है, जैसे उसे किसी अनहोनी की आहट हो। तभी अचानक हवाओं का रुख बदलता है। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच एक परछाई धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती है। सबकी नज़रें उस पर टिक जाती हैं। यह कोई और नहीं बल्कि सौम्या थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सन्नाटा था, होंठों पर मुस्कान, पर आंखों में खून उतर आया था। सब लोग हैरान रह जाते हैं। मंगल के होश उड़ जाते हैं। सौम्या, तुम वापस कैसे? सौम्या ठंडी आवाज में कहती है, वापस तो मैं उस दिन ही आ गई थी जब तुम सबने मेरी जिंदगी छीन ली थी। बस इंतजार था सही वक्त का, और वो वक्त आज है। आदित्य, जो पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है, उसके पैर कांपने लगते हैं। उसे याद आता है वो दिन जब उसने सौम्या को छोड़ दिया था। जब उसे पता चला था कि उसने उसके पिता की जान लेने की कोशिश की, मंगल पर हमले करवाए और पूरे परिवार को तोड़ने की साजिश रची। लेकिन वह नहीं जानता था कि सौम्या अब तक सजा से बची रही। सौम्या धीरे से हंसती है। तुम सबने सोचा मैं खत्म हो गई? नहीं, मैं मरी नहीं थी, बस बदल गई हूँ। अब मैं वो सौम्या नहीं हूँ जो किसी की बात मान ले। अब मैं वही करूँगी जो मुझे शांति देगा, और शांति मुझे तभी मिलेगी जब तुम सबका अंत होगा। उसकी बातें सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। बुआ दादी भी डर के मारे पीछे हट जाती है। सौम्या धीरे धीरे अक्षत के पास जाती है, झुकती है और फुसफुसाती है, तेरी माँ ने मुझे रुलाया था ना, अब देख उसकी सांसें कैसे टूटती हैं। अचानक वहां की सारी लाइटें चली जाती हैं। सन्नाटा, सिर्फ हवा की आवाज, और अगले पल एक तेज चीख पूरे घर में गूंज उठती है। जब लाइट वापस आती है तो वहां एक ऐसा नज़ारा होता है जिसे देखकर सबकी रूह कांप जाती है।
फर्श पर मंगल बेहोश पड़ी होती है, उसके गले में खरोंच के निशान। अक्षत अभी भी अचेत और सौम्या गायब। बस दीवार पर खून से लिखा एक संदेश। यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब सवाल ये नहीं है कि सौम्या बदला लेगी या नहीं, सवाल ये है कि कौन बचेगा उसके अगले वार से। क्योंकि इस बार उसका निशाना सिर्फ आदित्य या मंगल नहीं, बल्कि पूरा भटनागर परिवार है। क्या मंगल फिर उठेगी? क्या आदित्य अपनी पुरानी गलती सुधार पाएगा? या फिर सौम्या का यह बदला सबकी किस्मत को हमेशा के लिए मिटा देगा? सच्चाई तो यह है कि तूफान आ चुका है और अब कोई भी इससे बच नहीं पाएगा।